हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स। आज के चैप्टर में हम आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है दोस्तों, उस 9th क्लास के इकोनॉमी सब्जेक्ट का जो लास्ट चैप्टर रहेगा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों के बहुत कमेंट आते हैं कि ये समस्या आ रही है, ये समस्या। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और होगी तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं आपके अपने फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं अपना चैप्टर, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास। शुरू करते हैं। पहला जो इसका नाम है दोस्तों, वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मीन क्या है कि फूड सिक्योरिटी, भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है। तो फूड माने होता है दोस्तों खाद्य, अर्थात भोजन। कैसा भोजन दोस्तों? नॉर्मल भोजन, ही पोषक भोजन, जिसमें मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये चीज़ें हो, ऐसा पोषक भोजन। दूसरा है सुरक्षा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सुरक्षा दोस्तों कैसी? जैसे हम बैंक में अपने पैसे जमा कर देते हैं तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा रहती है, वैसी सुरक्षा नहीं। सुरक्षा कि हमारे लिए वो रखा है। जैसे मान लीजिए समाज का एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों, जिसको समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लिए भोजन को स्टॉक में रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? कल्याणकारी सरकार की। तो सरकार क्या करेगी? भोजन को एक जगह इकट्ठा करके रखेगी और जनता तक पहुंचाएगी। तो ये क्या हुआ दोस्तों? फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य की अर्थात भोजन की सुरक्षा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भोजन की सुरक्षा कैसे है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो हमने समझ लिया। अगर हम एक परिभाषा में कहें फ्रेंड्स, तो खाद्य सुरक्षा क्या होगी? तो पोषक भोजन अर्थात पोषक खाद्य पदार्थ, उसका समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए पर्याप्त उपलब्धता कैसी दोस्तों? आर्थिक एवं भौतिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे? जैसे किसी के पास पैसे हैं तो वो खरीद सकता है और खा सकता है, लेकिन किसी के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से खाएगा? तो उसके लिए आर्थिक रूप से भोजन की पर्याप्त उपलब्धता। भौतिक रूप से कैसे? तो भौतिक रूप से दोस्तों ऐसे कि अगर कोई गांव में रहता है तो क्या हुआ दोस्तों? पोषक भोजन की प्रत्येक नागरिक माने देश के हर तबके के नागरिक को, चाहे वो ऊंचे तबके का हो या नीचे तबके का हो, प्रत्येक नागरिक को सहज उपलब्धता, सहज आर्थिक एवं भौतिक रूप से। तो आप समझ गए दोस्तों कि जो खाद्य सुरक्षा है वो क्या है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत पड़ी। मतलब खाद्य सुरक्षा भारत में, मतलब ऐसी एक नई प्रणाली लाने की जरूरत पड़ी कि लोगों के लिए खाद्य की जो है वो सिक्योरिटी में रखना पड़े भोजन। तो इसको समझते हैं। इसके पीछे क्या है दोस्तों? एक स्टोरी है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, तो क्या हुआ कि भारत में एकदम से मतलब जो हमारे पास जो भोजन था उसमें कमी आ गई। जैसे गेहूं था, चावल था, इसमें कमी आ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत बड़ा एक तरीके का अकाल टाइप का पड़ गया था दोस्तों, वो जो पूरे देश में फैल गया। तो इससे बचने के लिए क्या है, हमने अमेरिका से गेहूं आयात किया। तो जब गेहूं एक्सपोर्ट किया तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी गड़बड़ा गई और हम देश में गेहूं उपजा नहीं पाए, क्योंकि उपजाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कोई नई चीज़ डेवलप करनी के तो उसके निवेश के लिए तो पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट में। तो वो समस्या आई। तो इस वजह से क्या है, जो हमारी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी 1967 के करीब, तो उन्होंने भारत में एक नई नीति लाई जिसका नाम था हरित क्रांति। इसके अंतर्गत हम जो पंजाब हरियाणा का एरिया था वहाँ पे जो फसल थी वो अच्छी पैदावार हुई। हरित क्रांति से पहले के चैप्टर में आप जान चुके हैं कि क्या थी, उसमें कैसे हमने जो HYV बीज थे उनके थ्रू कैसे अधिक पैदावार बढ़ाई। तो दोस्तों, हमने जाना कि खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भोजन की कमी आई तो खाद्य सुरक्षा की हमें जरूरत पड़ी, भोजन की जरूरत पड़ी। एक सम्मेलन हुआ दोस्तों, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, एग्जाम में ये आ सकता है। 1995 में एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं हम विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन। इसमें क्या हुआ, पूरे विश्व के जितने भी देश होते हैं तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक सम्मेलन किया, एक बैठक की, जिसमें यह निश्चित किया कि खाद्य सुरक्षा प्रत्येक देश में होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक देश के पास इतना भोजन होना चाहिए कि वो महामारी के समय, आपदा के समय उसका अच्छे से अपने जो लोग हैं, जो देश की पब्लिक है, जनता है, उसको उपलब्ध करा सकें। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इस
सम्मेलन में कहा गया कि व्यक्तिगत अर्थात एक व्यक्ति, पारिवारिक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एवं वैश्विक स्तर पर हमें क्या हुआ कि भोजन का स्टॉक रखना पड़ेगा, खाद्य पदार्थों का स्टॉक रखना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ में हम जानते हैं दोस्तों कैसे, गेहूं, चावल, दालें, जो दलहन फसलें होती हैं उनका स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो आपदा का समय हुआ उस समय ये हमारे काम आएंगी सारी चीज़ें। तो दूसरा है दोस्तों कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन क्या जाना परावश्यकता। खाद्य तक पहुंच भी तो होनी चाहिए। भोजन, मान लीजिए कि देश में ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर भोजन है लेकिन हम उनको पा नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे है, यहाँ शहर से दूर है, बहुत गांव से बहुत दूर है, एक ऐसा एरिया है जो आदिवासी बाहुल्य है, तो वहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा यातायात की वजह से। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसके निवारण के लिए क्या किया गया कि खाद्य की सहज उपलब्धता दोस्तों चाहिए। अब हम भी जानते हैं कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, कि अगर किसी जगह पर कोई आपदा आ गई वहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा है वो कैसे प्रभावित होगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो हम जान लेते हैं 1943 में क्या हुआ, बंगाल में एक अकाल पड़ा फ्रेंड्स, जिसके बारे में आपने NCERT की जो बुक है उसमें पढ़ ही लिया हुआ। 1943 में एक अकाल पड़ा जिसे हम कहते हैं बंगाल का अकाल। इसमें क्या हुआ, वहाँ के जितने भी लोग थे वहाँ पर बाढ़ आ गई। बंगाल में क्या हुआ दोस्तों, बाढ़ आ गई। उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो जितनी फसल थी वो नष्ट हो गई। नष्ट होने से क्या हो गया कि अब भोजन की जो थी वो कमी आ गई, चावल की जो स्टॉक था वो महंगा हो गया। अब कोई फसल महंगी हो गई तो जो निम्न वर्ग है वो तो खरीद नहीं पाएगा, जब वो नहीं खरीद पाएगा तो वहाँ पे खाद्य की समस्या हो जाएगी। अब 1943 का समय तो भारत गुलाम देश था, उसके पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी, जैसे फूड सिक्योरिटी ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। इस वजह से वहाँ पर करीब 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। तो एक भयावह आंकड़ा था कि वहाँ पर 30 लाख लोग मारे गए, किस वजह से, केवल भोजन की कमी की वजह से फ्रेंड्स। इसको मद्देनजर रखते हुए देखा गया कि ऐसी समस्या अगर भविष्य में अगर आई तो उससे हम कैसे निपटेंगे या उससे हम कैसे उसका सामना करेंगे। तो इसके लिए जो नई गवर्नमेंट आई आज़ादी के बाद उसने इसके बारे में सोचा और फूड सिक्योरिटी जैसा एक नया लॉ इंडिया में लेके आए। ऐसे ही कुछ केसेज और हुए दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं राजस्थान के एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है बारन। हाँ शायद बारन जिला है। इस जिले में क्या हुआ, ऐसे ही अकाल पड़ा जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे कई केसेस हुए। जैसे आप जानते होंगे बिहार में एक नदी है, बिहार में जो गंगा नदी है उसको वहाँ पर कोसी नदी कहा जाता है। कोसी गंगा का ही एक छोटी जो होती है ना, नदियों में से जो उपनदियाँ निकल के जाती हैं, वहाँ पर एक नदी है उसका नाम है कोसी। उसको बिहार का शोक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, जो नदी लोगों को जल दे रही है, समय पर जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ति कर रही है, उसे शोक क्यों कहा जाएगा? तो उसके पीछे एक कारण है कि वहाँ पर जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है, अधिकांश समय बाढ़ रहती है, जिस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो किसान लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, भोजन की अनुपलब्धता हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए वहाँ पर उसको शोक कहा जाता है। दुख के रूप में प्रकट किया जाता है कि वो किस प्रकार दुख का कार्य कर रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा टॉपिक है खाद्य असुरक्षित कौन है। तो पहले हमने जाना कि खाद्य सुरक्षा क्या है, क्या कौन। अब हम जानेंगे खाद्य असुरक्षित कौन है। तो कौन में वो वर्ग आएगा जो इससे वास्तव में प्रभावित है। तो जानते हैं हम खाद्य असुरक्षित कौन है। तो खाद्य असुरक्षित कौन है दोस्तों? मजदूर, निम्न वर्ग के लोग, इसके अलावा किसान जो सही समय और जो मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित लोग हैं, जो एक सही मौसम में ही रोजगार पाते हैं, फिर जो उसके अलावा जो समय होता है उसमें रोजगार मिलता ही नहीं है, तो ऐसे लोग। इसके अलावा जो भिखारी होते हैं, छोटा मोटा काम करने वाले लोग होते हैं, वे भी इससे बहुत प्रभावित हैं। तो कौन में कौन आ गया दोस्तों? सभी ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो इन लोगों को हम खाद्य सुरक्षा देंगे इस लॉ के अंतर्गत। तो अब हमने जाना कि खाद्य असुरक्षित कौन है। खाद्य सुरक्षित इस वर्ग आ गया। अब हम जानते हैं कि खाद्य असुरक्षित वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया। तो गवर्नमेंट ने एक कार्ड जारी किया। जैसे अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राशन की दुकानें होती हैं गांव में, जहां पर सहकारी समितियां अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म ये क्या करती हैं, दोनों मिलके वहाँ पे अनाज
लोगों को कम दामों में बांटती हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक राशन कार्ड होना चाहिए जिसे हम पीला कार्ड कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों PDS कार्ड। इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है PDS कार्ड, इसको PDS कार्ड बोलते हैं। PDS का फुल फॉर्म है P फॉर पब्लिक, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और S फॉर सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हम हिंदी में कहें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, उन जो वर्ग इसमें आता है उसे हम कम कीमत पर अथवा कम दामों में खाद्य उपलब्ध कराते हैं, जैसे भोजन से, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी है और मिट्टी का तेल है। अगर आप, मैंने बोला जैसे अगर आप गांव से होंगे तो आपको इन सब के बारे में पहले से जानकारी होगी। अगला आता है, इसमें इस वर्ग में जो मैंने अभी नाम बताए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग थे उसमें एक दो वर्ग और आते हैं दोस्तों। एक तो होता है गर्भवती महिलाओं का। गर्भवती महिलाओं को क्या होता है कि अगर पोषक तत्व तो सही नहीं मिलेंगे तो जो नवजात शिशु होगा वो भी कुपोषित होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी जो कुपोषित लोगों की जो वो दोस्तों जो सर्वे होता है उसमें एकदम से वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा दोस्त, जब देश में कुपोषित बच्चे पैदा होंगे तो स्वास्थ्य पे खर्चा गवर्नमेंट का, इसके अलावा शिक्षा पे, तो हम जब कोई कुपोषित ही होगा, मानसिक रूप से कुपोषित है, तो फिर शिक्षा तो ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, तो देश का हर स्थिति में नुकसान होता है। इसीलिए इस वर्ग को प्रमुख रूप से रखा गया है कि इस वर्ग को हमें पोषक तत्व उपलब्ध कराने, इसके लिए हम आंगनवाड़ी ये सब कार्यक्रम गवर्नमेंट चला ही रही है। तो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसी वर्ग में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और सिस्टम गवर्नमेंट ने चलाया, एक और नई प्रणाली नियम लेके आई गवर्नमेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण। तो इसकी रिपोर्ट ने बताया कि 1998 में HHFS, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, इसमें बताया गया कि कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या करीब इंडिया में 11 करोड़ है। इस जो सर्वेक्षण हुआ, इस सर्वे ने बताया कि भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या करीब 11 करोड़ है। तो यह एक बड़ी समस्या है दोस्तों। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे बिहार है, जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में बताया, तो ऐसे स्थानों पर भी खाद्य सुरक्षा होना आवश्यक है। इसके अलावा अन्य कई राज्य हैं दोस्तों, जैसे इससे प्रभावित राज्य जैसे यूपी है, यूपी के कुछ जिले हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो राज्य में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, इनके कुछ क्षेत्र हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, लेकिन इनके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र होते हैं, जो ऐसे जनजातीय लोग रहते हैं, इनके जो क्षेत्र होते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इनके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें और होती हैं दोस्तों, 2 वर्ग होते हैं, एक होता है मौसमी बेरोजगारी और एक होती है दीर्घकालिक बेरोजगारी। इन दोनों वर्गों में जो मौसमी बेरोजगारी होती है वे बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, और जो दीर्घकालिक बेरोजगारी है वे तो पीड़ित होते ही हैं फ्रेंड्स। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, यह क्या होता है, जैसे कोई मजदूर है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जैसे भवन निर्माण आदि, तो वो जो बरसात का मौसम होगा उसे उस मौसम में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बरसात के मौसम में नहीं होता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो वो एक मौसम में उसको क्या हुआ, बेरोजगार रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई काम ऐसे होते हैं जो केवल एक ही मौसम में होते हैं, बाकी जितने भी मौसम होंगे, सर्दी गर्मी वगैरह, इनमें उन्हें कोई काम मिलेगा ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब अगर रोजगार नहीं होगा तो खाएगा क्या इंसान। दूसरा होता है दीर्घकालिक बेरोजगारी, किसी व्यक्ति को जो कार्य करने का इच्छुक है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है उसकी अनुरूप, अर्थात उसकी उपलब्धियों के अनुसार उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसे कहते हैं हम दीर्घकालिक बेरोजगारी। अगले उस पर आते हैं दोस्तों हम। तो अगला हुआ कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा। कैसे भारत ने मतलब खाद्यान्न जो व्यवस्था है, फूड सिस्टम है, उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हो पाए। तो इस चीज को देख लेते हैं, कैसे हमने खाद्य सुरक्षा को अपने यहाँ लागू किया। पंजाब हरियाणा में मूल रूप से इसमें मूल रूप से भाग निभाया। कैसे 2 राज्य थे, पंजाब और हरियाणा, इस नए सिस्टम में। कैसे कि दोस्तों हरित क्रांति आई 1968 में इंदिरा गांधी के शासन में।
हरित क्रांति के बारे में आप जान चुके। तो 1968 में हरित क्रांति भारत में आई, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव देखा गया वो देखा गया हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ जिलों में। दोस्तों इसके साथ ही इससे क्या हुआ, जो मुख्य फसलें थी जिनमें बढ़ोतरी हुई थी वो चावल और गेहूं की थी। तो 2014 में इसके साथ बाद 2014 में पश्चिम बंगाल में भी चावल की खेती में वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ हमारे यहाँ जो खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं की कमी थी उसकी बढ़ोतरी हो गई, और अब हमें किसी प्रकार से खाद्य से संबंधित कोई भी असुविधा नहीं है, ना ही हमें बाहर से कहीं से फूड खरीदना है, एक्सपोर्ट करना मतलब खरीदना है, आयात करना है। तो ऐसी कोई समस्या अब नहीं है। अगला है दोस्तों कि भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित हरित क्रांति के कारणों को। तो फ्रेंड्स हम बात कर रही थी कि भारत में खाद्य से संबंधित कोई समस्या क्यों नहीं आई, क्योंकि एक तो हमारे पास हरित क्रांति के कारण जो उसके अच्छे प्रभाव थे उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में गेहूं और चावल ये अन्य फसलें थी, ऐसा खाद्य था, फूड था। और दूसरा क्या था कि दोस्तों हमारे पास बफर स्टॉक नए नियम, एक नया सिस्टम लागू हुआ जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं, हम समझेंगे क्या था। बफर स्टॉक की वजह से भी हमें कोई समस्या नहीं आई। तीसरा एक था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ दोस्तों कि हमें और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आई।